बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और आज एक खास मेहमान के साथ हम मौजूद हैं। बदस्तूर दो जो मेरे साथी हैं, तनवीर अहमद और उनके साथ शादाब कबीर, वो तो मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ हम लेके आए हैं आज पाकिस्तान के स्पोर्ट्स सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम। कौन है आप देख तो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में पहले जानिए, फिर हम मजीद बात करेंगे। आलिया रशीद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स सहाफत का ताबिंदा सितारा। आज से 31 बरस कबल उस वक्त इस शोबे में कदम रखा जब खवातीन का स्पोर्ट्स सहाफत में आना एक ख्वाब से कम न था। इब्तदाही में पीटीवी के लिए 14 रोज बराह रास्त हॉकी वर्ल्ड कप नशरियात अंजाम देकर अपने रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाई और यहाँ से आगाज हुआ एक ऐसे सफर का जिसमें न सिर्फ क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश बल्कि दीगर खेलों के मुकाबलों की मुल्की और गैर मुल्की कवरेज भी शामिल थी। आईसीसी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और दीगर अहम मुकाबले भी आलिया रशीद के क्रेडिट पर हैं। इसके अलावा कवरेज, न्यूज रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज का भी एक तवील सिलसिला है जो आलिया रशीद को एक मुमताज मुकाम दिलाता है। वसीम अकरम के खिलाफ बगावत हो या मैच फिक्सिंग की कहानियां, 1992 वर्ल्ड कप की यादें हों या टीम की वापसी की बहादुराना कवरेज, जहां सब आलिया रशीद को सराहते हैं। आलिया रशीद ने पीटीवी के अलावा जियो और दीगर टीवी चैनल्स पर भी बतौर तज्जियाकार काम किया और इनके गैर जानिबदार तबसरों को बेहद पसंद किया जाता है। पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स एंकर होने के अलावा आलिया रशीद ने बहुत लिखा और इसके अलावा बीबीसी, पीटीवी, पीसीबी, एबीसी, रेडियो पाकिस्तान और दीगर मुमताज इदारों के लिए भी काम किया। हाल ही में मिसबाहुल हक और शाहिद आफरीदी पर बनाई गई उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को बेपनाह शोहरत मिली, जिनमें इन दोनों सुपरस्टार्स की जिंदगी को इंतहाई खूबसूरत अंदाज से उजागर किया गया। आलिया रशीद जदीद तकाजों को मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया पर भी सरगर्म हैं, मगर यहाँ भी तहजीब का दामन थामे रहती हैं और हमा वक्त रहनुमाई को भी तैयार रहती हैं। यही वजह है कि आलिया रशीद हर उम्र के खेल शायकीन की फेवरेट हैं और इसीलिए आज फ्री हिट की मेहमान हैं। जी, तो आपने देखा, तारुफ की मोहताज नहीं है आलिया रशीद। 31 बरस आलिया को हो चुके हैं काम करते हुए और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे लिखने का हो, चाहे बोलने का हो, होस्टिंग का हो, इंटरव्यू हो, आउटडोर कवरेज हो, इंडोर कवरेज हो, इन्होंने सब कुछ किया। इवन यहाँ तक के सोशल मीडिया पर भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्री हिट आलिया। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, बड़ी इज्जत अफजाई आपकी। मुझे तो मतलब पता ही नहीं था कि मैं इतनी इज्जत के काबिल हूँ, जितनी मोहब्बत आप लोगों ने दी है। थैंक यू सो मच, ऑनर्ड। नहीं, मेरे जो साथी हैं मौजूद, शादाब कबीर हैं, तनवीर हैं, ये भी आपके लिए इतनी ही मोहब्बत रखते हैं और बहुत कुछ आपसे आज पूछना चाहते हैं। तो शादाब से शुरू करते हैं। जी शादाब भाई। बिल्कुल बिल्कुल आलिया जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। और दूसरा ये कि दूसरा ये कि टू बी ऑनेस्ट, आपको जब से मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा, सुना आपको, मेरे सोचने का नजरिया जो है ना वो आपने बदल दिया। क्योंकि हम जिस तरह आप तज्जिए करती हैं, तबसरे करती हैं एज ए क्रिकेटर, पहले हम यही सोचते थे जिस तरह यार टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है वो क्रिकेट किस तरह समझ सकता है, लेकिन जिस तरह आप प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, चलाती हैं, उसमें आप जो अपना इनपुट देती हैं, मैं समझता हूँ उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच, ये वाकई मेरी दिल की आवाज है जो मैंने आपके लिए बोली है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इतना बड़ा कद नहीं है जितनी आपने इज्जत अफजाई कर दी है, लेकिन ये जरूर है, वो एक बड़ी मजे की मिसाल मैं देती हूँ। मेरी अम्मा कहा करती थी कि भाई दर्जी में नहीं हूँ, कपड़े सीने नहीं आते मगर कपड़े पहनने तो आते हैं ना। तो क्रिकेट हमने खेली नहीं, भाइयों के साथ खेली, कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे हॉकी, और बहुत प्रोफेशनली यानी हमारे बोर्ड के लेवल पे मैंने खेली, क्योंकि मेरा ताल्लुक गोजरा से है जिन्होंने हॉकी के स्टॉलवर्ड्स पैदा किए। तो क्रिकेट जो है भाइयों और कजन्स के साथ बहुत ज्यादा खेली। उसके बाद जब उसमें कदम रखा था ना शादाब, तो पहली चीज ये की थी कि कोचेस के साथ बैठ के सीखने की कोशिश की थी टेक्निकलिटीज, ताकि लोग मुझे सीरियस लें और ये ना समझें कि जी कोई खातून आ गई हैं ऐसे ही मशहूर होने के लिए, जो जनरली कॉन्सेप्ट होता है हमारे सोसाइटी में। तो इस वजह से आज तक सीख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही आपसे सवाल करने वाला था। आसिफ भाई जा तो कर लूं सवाल पहला? कीजिए, आज आप कीजिए। सर आप ही करें, हम सुनते रहेंगे, आप ही करें। तुम करते रहो। तो मेरे से सवाल ये है कि
जैसी बात है, आपने उस वक्त जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आए जब औरतें तस्वुर नहीं करती, लड़कियां तस्वुर नहीं करती थी। आप बहुत सी लड़कियों की रोल मॉडल बनी, जिसमें आप आजकल आप देखें सवेरा हैं, जैनब हैं, इवन फातिमा, ये सब मैं सुना आपके बाद ये सब लड़कियों ने इस फील्ड में आना शुरू किया। तो उस टाइम पे जब आपने प्रिंट मीडिया में, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब आई, तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी? मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि एक खातून किस तरह उसने इस फील्ड पे हैंडल किया होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं शादाब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारी सोसाइटी जरा कंजर्वेटिव सोसाइटी है। आप तो मतलब 30 साल पुरानी बात कह रहे हैं ना, पूछ रहे हैं मुझे। हमारे यहाँ तो आज भी लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी इनको क्या पता ये कौन है तबसरा करने वाली। तो हमारे यहाँ खवातीन के हवाले से लोगों की सोच काफी लिमिटेड टाइप की है और वो इतनी स्पेस नहीं देते इस चीज को। ऐसा होता था कि जाहिर है कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा यंग थी, तो वो जब जाते थे, अब आप दोनों क्रिकेटर्स हैं, आपके मुंह पे कह भी नहीं सकती कि क्रिकेटर जो है वो ठरकी भी बहुत होते हैं, आपको पता है। तो कोई साहब ये कहते थे अच्छा जरा साइड पे तो आए इंटरव्यू के लिए, कोई साहब कहते थे अच्छा मैं बारात कब लेके आऊं। तो ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातें जो हैं वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मगर उसके बाद फिर ये होता है शादाब कि अगर आप सीरियस माइंडेड खातून होते हैं ना, तो आप खुद ब खुद अपनी जगह बना लेते हैं। लोगों को पता चल जाता है आपके रिस्पॉन्स से कि आप किस टाइप की हैं, आप किस वजह से आई हैं, आप क्यों यहाँ घूम रही हैं, या आपका मकसद क्या है। और दूसरा ये कि जितनी आपको अभी मैं मेकअप में नजर आ रही हूँ ना, अगर आप मेरी पुरानी तस्वीरें देखें तो मुझसे ज्यादा कोई बोंगी खातून ही नहीं थी, क्योंकि मैं बिल्कुल मैं मतलब इसी तरह ही घूमती थे हम लोग, और कभी इस चीज की केयर नहीं, एक्चुअली कभी ये सोचा नहीं था कि मैं औरत हूँ इसलिए मुझे क्रिकेट नहीं करनी चाहिए या कोई और काम नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने आप को बराबरी के लेवल पे ही सब समझती हूँ। तो शायद वो एक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था जिसने आगे बढ़ने में मदद दी। लेकिन मेहनत भी, बहुत मेहनत की हमने क्रिकेट मैगजीन ऑलराउंडर भी निकाला। उसके साथ साथ ये कि मेरे जो साथी जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, वो शाहिद हाशमी और मोहम्मद फारूक कैमरामैन थे, फोटोग्राफर थे, जो हम तीनों इकट्ठे जाते थे। तो एक ये समझ लीजिए कि असूल बना लिया था कि कहीं अकेले नहीं जाती थी, तो हम तीनों इकट्ठे काम करते थे और जो भी हमारे असाइनमेंट्स होते थे हम वो मिलके करते थे। तो उससे ये है कि सीखने में भी हेल्प मिलती थी और एक सोशल सिक्योरिटी भी मिलती थी कि आपको कोई अदरवाइज कोई इशू जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मगर मुझे खुशी है इस बात की कि अल्लाह ताला ने इसी तरह इज्जत भी बहुत दी। क्योंकि मैंने जब पीटीवी पे मैंने जब पहली दफा किया, क्योंकि 14 दिन हॉकी का वर्ल्ड कप था, जो मैं अकेली खातून थी और उसमें आपको पता है कि वो बड़े बड़े हॉकी के स्टॉलवर्ड्स आए हुए थे और उसको मैनेज करना, उसके बाद क्रिकेट के प्रोग्राम करना। तो मुझे ये बड़ा ऑनर फील हुआ कि डॉन अखबार जो है उसमें बाकायदा एक आर्टिकल लिखा गया कि पाकिस्तान में ये क्या इनकलाब आ गया है कि पाकिस्तान टेलीविजन पे कोई खातून क्रिकेट एंकर हो, हॉकी एंकर हो, तो वो बड़ी चीज थी। तो अजर भी दिया। अच्छा, इस पे अब मैं कुछ चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत हो। इजाजत है? नहीं, अगर ये कुछ अगर आलिया आगे से कुछ नहीं बोली है ना, तो इनका मतलब ये है कि इजाजत है। देखिए, मुझे पता है कि आप काफी मुहज्जब आदमी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, आपने बात की क्रिकेट की, आपने ये बोला कि शायद लोगों ने सोचा हो कि मैं टीवी पे आके बैठूंगी, मुझे क्रिकेट का पता है या नहीं है। लेडीज के बारे में, फीमेल्स के बारे में तो लोग यही सोचते हैं, इनको क्या। मैं आसिफ भाई और शादाब कबीर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं एक टीवी चैनल पे बैठना शुरू किया मैंने, और मैंने काफी प्रोग्राम्स वगैरह किए, और जब मुझे पता चला कि आलिया रशीद आज के शो में बैठ रही हैं, तो मैंने एक टाइम के लिए थोड़ा सोचा। मैंने बोला यार, इनके आगे मैं बात किस तरीके से करूंगा। देखिए, उसकी वजह है उन्होंने क्रिकेट की फील्ड में नहीं आई। 30 साल बहुत एक्सपीरियंस था, उनको बोलने का पता था, उनको पता है कि मैंने क्रिकेट के बारे में किस तरीके से बात करनी है। तो जब मैं शो करने किया,
तो आपको पता है कि 2 घंटे का सेंटर में बिठाया और ये मेरे लेफ्ट साइड पे बैठी हुई थी और राइट साइड पे भी आई थिंक कोई जर्नलिस्ट है, मुझे याद नहीं, शायद आलिया को याद हो। तो मैंने इनसे जाके हेलो आई की, तो मैंने इनसे पूछा आप कैसी हैं, ठीक है। मैंने जान के इनसे जरा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले थोड़ी गपशप कर ली कि मैंने यार बड़ा फीमेल है लेकिन बहुत पावरफुल है, इनको बड़ा स्पीकिंग पावर इनकी बड़ी अच्छी है, तो जरा इनसे थोड़ी गपशप करके अपने आप को रिलैक्स कर। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि मेरे साथ कोई क्रिकेटर नहीं बैठा हुआ था, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस ये बढ़ा कि ये डिफरेंट एक फील्ड है। इस फील्ड में रह के इन लोगों के साथ सीख के, इन लोगों के साथ रह के, इन लोगों से बातचीत करके कि इनका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये लोग बात कैसे करते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलना और टीवी पे बैठ के बोलना, मेरे ख्याल में मेरे साथ क्रिकेट के अलावा भी जितने एक्सपीरियंस। अच्छा, एक चीज बताऊं आसिफ भाई आपको, मैंने एक चीज बहुत सीखी। मैंने आने नहीं, ये तो बतानी तो है ना यार, आपने भी 5 मिनट ले ली, मुझे 2 मिनट दे दो। देखे क्रिकेटर्स जो है वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेल सकता है, लेकिन हर क्रिकेटर टीवी चैनल्स पे बैठ के अच्छा नहीं बोल सकता। लेकिन जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये लोग, इन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत होता है, क्योंकि ये लिखते रहे, इनको लिखने के साथ साथ बोलते ही भी रहते हैं। उस चीज का जो होते बड़ा जबरदस्त है। इन लोगों के साथ बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा है कि जिस तरह माजिद भट्टी साहब मेरे साथ बैठे, उनके साथ वो ठीक माशाल्लाह ठीक बोलते हैं। वहीद खान मेरे साथ बैठे, वहीद खान मेरी नजर में सबसे मुश्किल बंदा है। उस बंदे के साथ जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्टली फायर करते थे, उनकी लिस्ट में तो है ही नहीं ना। 2-2 घंटे उनको बर्दाश्त करना, उनके साथ रह के सीखना, क्योंकि जर्नलिस्ट के पास जो नॉलेज होती है वो आपको पकड़ते हैं, आपको जाने नहीं देते कहीं पे भी। तो इन लोगों के साथ रह के, ये 4-5 जो लोग मेरे आगे पीछे थे ना, इन लोगों के साथ रह के जो मैंने एक प्रैक्टिस की, मुझे जो फायदा हुआ है वो बहुत ज्यादा मुझे फायदा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा आलिया, आपने कहा शाहिद हाशमी साहब, तो आपने कराची से आगाज किया था अपने काम का? जी, मैंने पढ़ा भी कराची यूनिवर्सिटी से है और मैंने इंटरनेशनल रिलेशन मास्टर्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से। और लेकिन हमने बहुत छोटे पढ़ लिया था ना, हम तो उस वक्त मतलब मैं तो उस वक्त 8-9 थी जब मैंने पहली दफा अखबार वतन में जॉब की थी। और उसके बाद फिर भट्टी साहब, गुल हमीद भट्टी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो मेरे बहुत अच्छे और बड़े उस्ताद साबित हुए, जिन्होंने मुझे एक्चुअली क्रिकेट की चीजें जहां से मैंने पिक करना शुरू की, क्योंकि वो मेंटोर थे बाकायदा। और क्रिकेटर में आर्टिकल्स हम लिखने शुरू किए। अखबार वतन में मैंने जॉब कर ली। मुझे आर्टिकल पे उस जमाने में 1500 रुपए इनाम मिला था कि मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल वसीम राजा पे लिखा था, जो मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर थे। तो वो फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता गया। तो ये सीखने के सारे मरहले हैं। और कराची, मेरे पेरेंट्स असल में अमेरिका में थे और मुझे वीजा नहीं मिला था, तो मैं अपने दादी और अपने ताया के साथ कराची में ही रहती थी। तो वहीं से मैंने मुझे क्रिकेट ने बहुत एक जिंदा रहने का बहाना दिया। एक्चुअली पेरेंट्स को जितना मैं मिस करती थी, उतना ही मैं क्रिकेट में इंडल्ज होती गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सीरियसली जो है वो क्रिकेट को फॉलो करती गई। तो ये स्टार्ट बाकी कराची से था। सारे अच्छा, उसके बाद अब एक सवाल, मैं अगला एक और सवाल कर लूं, फिर आप आ जाइएगा। 1990 में वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, जो कि लाहौर में हुआ था, वो आपने किया। उसके बाद 92 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ जो जीता पाकिस्तान, उसमें आप बड़ी मशहूर हुई। उसके बाद आप जब टीम यहाँ आई, आपने कुछ ऐसा किया था, फिर उस्मान शिराजी साहब ने भी कुछ आपके लिए लिखा, बहुत कुछ हुआ था। वो क्या हुआ था जब टीम वापस आई थी? आसिफ, एक्चुअली वो एक्साइटमेंट तो आप खुद ही तस्वुर कर सकते हैं कि आप जिस तरह वर्ल्ड कप टीम जीती और इमरान खान का कैरिज्मा और जिस तरह वसीम अकरम की परफॉर्मेंस, सारे प्लेयर्स की, तो वो तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ना। और उसके बाद चूंकि मैं स्पोर्ट्स कवर करती थी, तो द न्यूज जो है वो उस वक्त बिल्कुल डमी डेज जिसको कहते हैं ना, नया निकलना शुरू हुआ था। मुझे वहां पे मैं काम भी कर रही थी साथ साथ पढ़ाई के, तो वो वहां पे मेरी ड्यूटी लगी और रोजे थे, बुखार चढ़ गया और बहुत रोजा भी था। और जो है वो इतना ज्यादा हुजूम था, जुलूस था। मैं आज की जनरेशन को बताना चाहती हूँ कि उस जैसा अमेजिंग इस्तकबाल मैंने आज तक कभी कहीं दुनिया में किसी टीम का नहीं देखा। आप अंदाजा नहीं कर सकते, अगर आपको अंदाजा हो कि जो पुराना लाहौर का एयरपोर्ट था, वहां से दाता दरबार, दोपहर को मुझे याद है हम तो सुबह से वहां आके खड़े हुए थे, और उसके बाद टीम आई कोई आई थिंक 12:30-1 बजे के करीब,
और रात को 2 बजे चूंटी की रफ्तार से चलते चलते हम दाता दरबार तक पहुंचे हैं। और मैं ट्रक पे चढ़ गई और ट्रक पे चढ़ के मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, मुझे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना है इमरान खान का। और वो मैंने दाता दरबार पहुंच के किया, और जो हालत होगी वो आप खुद ही तस्वुर कर लें कि बस मैं जब ट्रक पे चढ़ी तो जावेद, 2 ट्रक थे, एक पीछे और एक आगे। मैं पिछले वाले ट्रक पे चढ़ी, आगे वाले ट्रक पे इमरान भाई और जावेद भाई जो है वो खड़े थे, फ्रंट पे लोगों को हाथ हिला रहे थे। वो मैं पीछे से चढ़ के मैंने जावेद भाई को आवाजें लगाई, उनसे जरा मेरी बेतकल्लुफी थी, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और अपना माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, किधर चढ़ी हुई हो तुम? मतलब वो एक्साइटमेंट, वो जो आपके जिसको कहते हैं ना टीनेजर दौर की जो जोश और जवानी होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। और पाकिस्तान का 92 जीतना और इमरान खान और बस, और जो पब्लिक थी, मैं लफ्जों में शायद उसका बयान नहीं कर सकती जो वो एक्साइटमेंट थी। मगर मुझे ये जरूर था कि मैंने वो स्टेटमेंट लिया दाता दरबार पहुंच के, और उसके बाद मैंने फ्रंट पेज की कॉपी रुकी हुई थी और वो मैंने भेजा अखबार में, और बड़ी वाह हुई क्योंकि उस दिन सिर्फ जो है वो द न्यूज और जंग में ही छपा, वो खबर छपी। तो वो जाहिर है इस तरह की चीजें आपको बहुत मोटिवेट करती हैं एज ए जर्नलिस्ट। अब यू कैन अंडरस्टैंड के कितना मजा आता है। चाहे वसीम अकरम के खिलाफ बगावत हुई, बल्कि जस्टिस नसीम हसन शाह बेचारे मैं इसके कह रही हूँ कि वो ना सोने के लिए चले गए थे और उनको जॉब से हटाया गया, तो उसकी वो ड्यूटी भी मुझे लगाएगी। मैं उनके घर पहुंच गई आधी रात को और मैंने उनको जाके बताया कि आप सुबह से चेयरमैन अब नहीं होंगे। तो वो हक्का बक्का रह गए बेचारे, वो नाइट सूट में आए थे। तो इस तरह के आपको पता है कई वाकयात होते रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज आपसे और शेयर करूं कि वो बोंगियां भी मारते हैं ना, आप बहुत सीखते हैं जब आप इन सारी चीजों में। तो एक दफा ये जो क्राइसिस चल रहा था वसीम अकरम के अगेंस्ट, उसकी खबर भी ब्रेक की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर क्या हुआ कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी और लिबर्टी चौक पे ये लोग जिस होटल में ठहरे थे वहां से बाहर, तो मुझे घर जाना था, तो मैं बाहर खड़ी थी। तो सलीम मलिक जो है वो आरिफ अब्बासी से मिलने जा रहे थे और उस वक्त ये हो रहा था टिप पे कि कौन कप्तान बनेगा। तो मैंने जो गुफ्तगू सुनी थी और जो चीजें गैदर की थी, तो उससे मुझे लग रहा था कि रमीज राजा को ये लोग बनाएंगे। और प्लस मुझे ये लग रहा था कि रमीज राजा बहुत बेहतर ऑप्शन लग रहे हैं इस सारे सिचुएशन में, कि एजुकेटेड भी हैं और डिसेंट भी हैं। अच्छा, मजे की बात ये हुई कि मलिक बाहर निकले, उन्होंने कहा आप बाहर क्यों खड़ी हैं? तो मैंने कहा कि मैंने ऑफिस बस पहुंचना है, तो मैं टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, पीसी में आरिफ अब्बासी साहब ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो चले, वो आप डेविस रोड, आपको पता है हमारा ऑफिस जंग का वहीं पे था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे ड्रॉप कर दें। अब मैं मलिक के साथ बैठ के पहुंची हूँ अपने ऑफिस और मैं ये जज नहीं कर सकी कि आरिफ अब्बासी ने इनको क्यों बुलाया है। तो एक्चुअली वो मलिक जो है वो सुबह कप्तान बने और मेरी खबर गलत हुई। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये इस सफर में बड़ी बोंगियां भी इंसान मारता है। उसके बाद जो मैं अपने आप पे वो गुस्सा आया ना मुझे कि मैं मलिक से बातें करती गई हूँ और मुझे ये अंदाजा नहीं हुआ कि सलीम मलिक को कप्तान बना दिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। आलिया जी, मैं एक सवाल आप करें। मैंने तो ऐसे छोटा मोटा सवाल करना है, उसका जवाब करें सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया, अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रही हैं। आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीजें ज्यादा एग्जैजुरेट करते हैं आज के दौर में? शादाब, एक्चुअली मैंने तो प्रिंट मीडिया और उसके साथ ही शुरू कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पीटीवी पे, चूंकि मैं इसीलिए पहली एंकर बनी हूँ फीमेल पाकिस्तान की, तो मेरे दोनों पैरेलल करियर जो है ना वो चलते रहे साथ साथ ही। तो एक्चुअली इस वक्त जितना मीडिया प्राइवेट मीडिया के आने की वजह से वाइब्रेंट हुआ है ना, वो उसमें इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर खाली पीटीवी होता तो वो बात नहीं होती। लेकिन एक बात है कि हमारे जो जर्नलिज्म करने के असूल हैं और जो तरबियत थी और जो हमारी वैल्यूज थी, जो प्रिंसिपल्स थे, वो भी बदल गए हैं, क्योंकि अब वो चीजें मायने ही नहीं रखती। अब तो ये है कि आप अपने आप को कितना अच्छा बेच सकते हैं, कितना अच्छा कैश करा सकते हैं, कितने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। हमने ये सीखा नहीं ना, हमारी तरबियत थी ये, इसलिए हम पीछे रह गए बस। अच्छा, इसमें एक मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या वाकई जर्नलिस्ट जो होते हैं वो प्लेयर्स की सपोर्ट करते हैं? अपनी पसंद का जो प्लेयर्स होता है, अगर उसको ऊपर लेके आना है उसके लिए बातें करेंगे, ऐसा होता है?
तनवीर, आपको पता है कि प्लेयर्स का और जर्नलिस्ट का देखिए, मैं आपसे सच बातें सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच ही बोलूंगी क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। हाँ, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल किया क्योंकि मुझे पता आप झूठ नहीं बोल लेंगी। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ऐसा बहुत होता है कि आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आपको आप से मुराद है रिपोर्टर को, ठीक है। रिपोर्टर को खबर चाहिए होती है, ठीक है। खबर देने के लिए उसको अपने ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। अगर वो नहीं बनाएगा, अगर मैं आपके खिलाफ खबर देती रहूंगी तो आप मुझे कभी क्यों खबर देंगे? नहीं, ये आप अभी की बात कर रही है, क्या पहले भी इसी तरह? मैं दोनों में समझे फर्क पूछ रहा हूँ, पहले में और अब में क्या फर्क है? हमेशा ये होता रहा है, हमेशा होता है। अब ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, अब तो मैंने बताया ना कि मीडिया बहुत वाइब्रेंट हो गया ना। अब तो मीडिया की और अब सोशल मीडिया की उससे भी ज्यादा अहमियत हो गई है। तो ये तो यकीनन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं ऑनेस्टली कि दो चीजें हैं। चूंकि आप मेरी हैसियत जो इस वक्त है, जो मैं तबसरे करती हूँ, वो बदल गई है। मुझे प्लेयर्स से खबरें नहीं लेनी होती, इसलिए मैं सच बोलना अफोर्ड कर सकती हूँ। ना ही मैं उनको पर्सनली एंटरटेन करती हूँ, ना मेरे किसी से ताल्लुकात हैं इस तरह के कि जो मुझे उनको खुश रखना हो। तो इसलिए आई डोंट केयर कि लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते। मैं अपना काम ईमानदारी से करना पसंद करती हूँ और वो मैं करना अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ, जब आप रिपोर्टर होते हैं ना तो आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपको खबर चाहिए होती है। तो उसके लिए अगर मुझे तनवीर अहमद को थोड़ा सा मक्खन भी लगाना पड़े, थोड़ा उनको कहीं फेवर देना पड़े, तो ये रेसिप्रोकल चलता है। ये सोर्सेज होते हैं आपके। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि रिपोर्टर का सर्वाइवल उसकी खबरों में होता है, उसको हर सूरत लानी है। तो ऐसा चलता है, ये चलता है, गिव एंड टेक चलता है। सही। सोर्सेज तो आप अभी जो आपकी सोर्सेज हैं, जो मैंने सुना है कि वो बता रही है कि बड़ा अच्छा रिलेशन चल रहा है इंग्लैंड में कोचेस का और प्लेयर्स का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा और बड़ा कंफर्टेबल। ये कौन से वाले सोर्सेज हैं? ये बताए नहीं जाते, ये वो वाले सोर्सेज होते हैं। जर्नलिस्ट सही है। वैसे टीवी पे तो कहते हैं ना हमारे जराए, टीवी पे तो जराए का लफ्ज यूज होता है। तो यही है ना जराए। हाँ वही, नहीं मैं कह रहा हूँ टीवी पे जराए का लफ्ज यूज हो जाता है। जी जी जी, तो जराए ही बताते हैं। और मैंने खास तौर पे इसलिए भी मेरा इंटरेस्ट था कि यूनुस खान जो है ना, वो आपको सबको पता है, आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है कि उनकी तबीयत और उनके खास तरह का मिजाज है। तो फिक्र थी कि अब आए हैं तो अचानक तो कोई मसला मसाइल तो नहीं हो रहे। तो पता चला कि बहुत ही कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मैं यूनुस को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं बेसिकली। और मुझे हैरत होती है, मेरे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो इस बात पे बहुत डिबेट कर रहे होते हैं कि मैं कहती हूँ टेक्निकल, आप लोग क्रिकेटर आप बताएंगे, टेक्निकल चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन जो मेंटली आपने किसी को उठाना होता है, किसी प्लेयर के फियर्स को एड्रेस करना होता है, जो उसके खौफ को, जो उसकी इनसिक्योरिटीज को निकालना होता है, ताकि वो सब कुछ छोड़ के मिडिल में जाए खेलने के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि यूनुस खान जो है वो इंशाल्लाह ये रोल जरूर अदा करेंगे, क्योंकि मिसबा जो है मुझे नहीं लगता कि उनके पास टाइम है इन चीजों का। तो यूनुस का आना जो है ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है, और आई होप कि वो लंबे पीरियड के लिए कंटिन्यू करेंगे इसको। कोच ही ना बन जाए यूनुस खान कहीं तो क्या है रजे, यानी इसका मतलब मिसबा चला जाएंगे फिर है? नहीं, मतलब हेड कोच की बात नहीं कर रही मैं। ये चाहती हूँ, बल्कि तनवीर अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछे ना, मैं चाहती हूँ कि जो रीजन के 6 कोचेस है ना, इनमें टॉप के ये जो हमारे क्रिकेटर्स है ना, आप लोगों समेत आप लोगों को होना चाहिए वहां पे, ताकि ये बड़े प्लेयर्स को आइडियलाइज करके और जो क्रिकेट को समझते हैं, सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं और ईमानदारी से चीजों को आगे ले जा सकते हैं। तो इसमें ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए, यूनुस खान जैसे, आप लोगों जैसे। आलिया जी ये बताइए ना कि ये यूनुस की बात निकल आई है, तो मैंने अभी प्रोग्राम में पहले ही पूछा था कि इतनी जल्दी तो यूनुस ने अपने निकाह पे हानि की जितनी उन्होंने बैटिंग कोच बनने में कर दी, ये कैसे हो गया था? नहीं तो आप क्यों ये समझ रहे हैं कि इतनी जल्दी हो सकती? कितने अरसे से पीछे बोर्ड उनके पीछे नहीं था अंडर 19 के लिए? उसके बाद से उनकी नेगोशिएशन चल रही होंगी ना, उनको मनाने की कोशिशें हो रही होंगी, तो अच्छी बात है। ये तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं है कि यूनुस खान आ गए हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन आई थिंक, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी किस्म देखिए जी तनवीर, देखिए पॉजिटिव साइन तो है, वो तो हम भी समझते हैं कि यूनुस खान को आना चाहिए, लेकिन मेरी सोच ये है कि
अगर यूनुस खान की बात अंडर 19 में चल रही थी, वहां पे बात डन नहीं हुई, किसी भी वजह से हुई, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा या पैसों का मसला था, ये जो भी था, वो जो टाइम था वो एक दिन के अंदर या 24 घंटे या 20 घंटे के अंदर डील नहीं हुई। उस पर बहुत टाइम चल रहा था कि शायद यूनुस खान को मनाना भी पड़ा या जो मसले भी थे। लेकिन ये जो बैटिंग कोच का सिलसिला हुआ, ये तो ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने खुद भी एक जगह पे बोला कि मुझे फोन आया, मैंने उनको बोला रुको थोड़ी देर बाद फोन करते हैं या बात करते हैं, ये वो उसका करके फटाफट हो गया ये सब कुछ। ठीक है, उन्होंने खुद बोला। मैं ये कहता हूं कि जब एक बंदा अगर अंडर 19 का शौकीन है, अंडर 19 की तरफ आना चाहता है, पूरा पाकिस्तान कहता है जैसे राहुल द्रविड़ ने सब कुछ किया है, इसी तरह यूनुस खान को आना चाहिए था। तो यूनुस खान का अगर बात नहीं बनी तो फिर इतनी लड़ाई, इतनी सख्ती, इतना सब कुछ मुश्किल होने के बावजूद कुछ भी नहीं हो तो एकदम से बैटिंग कोच के लिए हाँ कर देना। तो मैं तो कहीं ना कहीं एक चीज सोचूंगा ना, ठीक है जी, अगर आपने अपने आप को नरम किया या कुछ भी किया, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थी पाकिस्तान टीम आ गई मेरे पास, चले अब अपने आप को नरम कर लेते हैं, अब ठंडा कर लेते हैं अपने आप को क्योंकि हमारे पास आ गई। तो मैं कहीं ना कहीं चीजें सोचता हूँ। यूनुस खान जैसा बंदा, मैं ये सोचता कि यूनुस खान कहता है नहीं, मैंने काम करना है तो अंडर 19 के लिए करना है, मैं ऊपर लेवल पे नहीं जाऊंगा, जो मैं ये सोच रहा था उनके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। तनवीर, आपका पॉइंट एक तरह से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें ना कि थिंग्स हैव चेंज, तो अपने आप को मार्केट करने के लिए अगर आप टीम की नेशनल टीम से स्टार्ट लेते हैं तो भी ये कोई बुरी बात इसमें नहीं है, कोई हरज नहीं है। खास तौर पे मैं आज भी कहीं बात कर रही थी कि फखर जमान जो है उनका फुटवर्क नजर नहीं आता और मुझे नहीं पता फिर वो स्विंग को कैसे हैंडल करेंगे, टैकल ये तो करेंगे। शदाब बताएंगे, पहले भी नजर आता था या नहीं आता था? तो यूनुस खान से मैं ये तवक्को रखती हूँ ना तनवीर कि वो ऐसी चीजों पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अजहर अली का परफॉर्मेंस पे मुझे बड़ी फिक्र है, असद शफीक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे इतना ज्यादा, तो ये यूनुस खान, इन लोगों के ऊपर भी काम करने की जरूरत है एक्चुअली। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। हाँ, ये जरूर है कि जितने पैसे बीसीसीआई देता है राहुल द्रविड़ को, उतने यूनुस खान को भी दे दें या किसी और प्लेयर को भी दे दें, अच्छे पैसे ऑफर करें तो अंडर 19 में भी आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी आना चाहिए, मिसबाह यूनुस, इन लोगों को और जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं इन सबको आना चाहिए और माशाल्लाह आ भी रहे हैं। सकलैन मुश्ताक भी आ गए हैं, नदीम खान आ गए हैं, तो आई थिंक कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं। आई होप कि अब रिजल्ट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लगता है इन्होंने मुझे सुना नहीं है। हाँ आसिफ भाई प्लीज आ जाओ भाई। मैंने सुन लिया तनवीर, आपको सुन लिया, आपकी बात की तायद भी की उन्होंने कि सिस्टमेटिकली होना ऐसा ही चाहिए था जैसे आपने कहा। नहीं, मैंने ये बोला कि मैंने बोला शायद इन्होंने मेरा नहीं सुना कि मैं तो इनके भी अगेंस्ट हूँ जो आए हैं। हाँ, ये तनवीर मियां आप तो हर किसी के अगेंस्ट हैं, ये तो वो तो झंडा है ना, वो तुम्हारा झंडा है। अच्छा आलिया, मुझे ये बताएं, आपने 31 साल हो गए, आपने बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड, हॉकी फेडरेशन, स्क्वॉश फेडरेशन सब देखी हैं, इनके मीडिया मामलात जो हैंडल करने का तरीका है जर्नलिस्ट के साथ, उसमें भी बतदरीज तब्दीली आई है। जो आज का क्रिकेट बोर्ड है, इसका मीडिया के साथ लाइजों आपको कैसा लगता है? आई थिंक मीडिया के साथ, या ऑपोजिट पूछना चाहिए कि मीडिया का उनके साथ कैसा चल रहा है। हाँ, ऐसे कर लें। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, जिस तरह हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको शिकायत थी कि हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके इंटरव्यूज की हमें इजाजत नहीं दे रहे थे, तो अब तो मुझे नजर आ रहा है कि माशाल्लाह सब जो है जर्नलिस्टों को प्रोग्राम्स में भी और अखबारों में भी, प्राइवेटली भी, सोशल मीडिया पे भी सबको इजाजत मिल रही है। समी का बड़ा तजुर्बा है, बड़े एक्सपीरियंस है समी, और बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो टैकल करना। और तो मीडिया के हवाले से ये है कि चेंजेस, आसिफ आप लोग तो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों में भी आई हैं। अब वो मेरा ख्याल है उस तरह से जर्नलिस्टों को एंटरटेन भी नहीं कर रहे जो कि पहले किया करते थे, तो उससे वो जाहिर है बहुत सारा फर्क जो है वो भी नजर आता है। बाकी अदरवाइज अगर आप देखें तो प्रोफेशनली मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग अब बहुत आसान हो गई है। हमें तो बहुत मुश्किलात होती थी क्योंकि ना गूगल होता था, ना मीडिया की तस्वीरें आती थी, ना रिकॉर्ड्स आते थे। हर चीज आ जाती है अब तो फौरी तौर पे हमें घर बैठे मिल जाती है। तो ये अब रिपोर्टिंग, जर्नलिज्म करना काफी आसान, काफी तो नहीं लेकिन कदरे आसान लगता है मुझे हमारे इब्तदाई दौर के मुकाबले में।
तो बाकी ये है कि जर्नलिज्म हर एक की अपनी उस पर डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर, हर एक का काम मुख्तलिफ है और बहुत सारी चीजें। अब एक अच्छी बात ये हुई है मेरा ख्याल है, सोशल मीडिया की वजह से कह लें या क्रिकेट बहुत ज्यादा होने की वजह से कह लें, कि प्लेयर्स का और जर्नलिस्टों का एक दोस्ताना बहुत बढ़ गया है। वो एक जो पहले एक ना एक बड़ा रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस होता था बहुत ज्यादा, वो अब मैं देखती हूँ कि अब वो नहीं है हमारे दिलों में। तो अभी तक वैसे ही है, क्योंकि हम बड़े ही उसी तरह हुए थे, उसी फीलिंग्स के साथ, एहसास के साथ। लेकिन अब जो है वो जो मैं अब नई जनरेशन का जो उनकी गपशप है या जो उनका उठना बैठना देखती हूँ ना, तो मुझे अंदाजा होता है कि काफी चीजें जो है वो चेंज हो गई हैं, फर्क आ गया है काफी ज्यादा। तो बस मीडिया भी वक्त के साथ साथ इवॉल्व कर रहा है। उसकी देखिए उसकी वजह भी है ना। उसकी वजह ये है क्योंकि ज्यादातर जर्नलिस्ट आपके सामने ना, आप देखें ना, टीवी चैनल्स पे बहुत आ गए हैं। कोई होस्टिंग कर रहा है, कोई गेस्ट बन जाता है, कोई कहाँ पे है। तो जब आप प्रोग्राम्स करेंगे या गेस्ट बन के क्रिकेट की बात करेंगे, क्योंकि पहले शायद इतने टीवी चैनल्स थे नहीं, ये कहाँ जाना था, इन्होंने लिख लिख के सिर्फ बताना था। ठीक है, अखबारों के जरिए कि ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब टीवी चैनल शुरू हुआ तो उसमें फिर जो प्लेयर्स और इनके रिलेशन शुरू हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो गए। क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसे होता था, प्लेयर्स फोन करते हैं कि हमारे लिए बात करो, हमारे लिए ये बोलो, हमारे लिए ये करो। तो ये चीजें जो है ना, उसमें फिर रिस्पेक्ट भी होने लग गई कि जो रिलेशन था दोनों का, ये बहुत अच्छा बन गया। तो ये मेन जो वजह है, ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तनवीर। और वो हर्षा भोगले का वो मैं उस दिन पढ़ रही थी, किसी दिन ट्विटर पे ही उन्होंने, मेरा ख्याल है अश्विन को शायद कह रहे थे, अश्विन को कह रहे थे कि हम तुम्हारी जगह कोई विकेट थोड़ी लेते हैं आके, अब मतलब अब हमारे काम तो छोड़ दो, अब ये आप क्रिकेटर्स के लिए है बेसिकली, कि अब जर्नलिस्टों वाले कामों पे क्रिकेटर्स आके बैठ गए हैं मीडिया में। लेकिन पता है, लेकिन पता क्या है, कभी कभी अफसोस ही होता है कि क्रिकेटर बनने की कोशिश ना करें, जर्नलिस्ट बनने की कोशिश, क्रिकेटर बनने की कोशिश ना करें। बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है, इस तरह बात करते हैं, इस तरह समझाते हैं जिस तरह पता नहीं कोई 100 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हुए या एक टेस्ट मैच खेला हुआ है। कभी तो किसी ने ना बल्ला पकड़ा ना गेंद पकड़ा, और बताते इस तरह। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या समझती है? मेरे ख्याल में मैंने आपकी तरफ से कभी ऐसी कोई चीजें नहीं सुनी कि फील एक बंदा करे कि यार आलिया क्या बात कर रही है, ऐसे लगता है क्रिकेट तो खेली नहीं है तो क्रिकेट बता रही है। आपकी तरफ से तो मैंने कभी ऐसी चीजें सुनते हुए नहीं सुनी मैंने। तनवीर देखिए, ऑब्वियसली जो टेक्निकल चीजें हैं वो तो मैं आपको या किसी भी क्रिकेटर को नहीं बता सकती, लेकिन बिलीव मी, मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स जो माजी में रहे हैं, अभी टीम का हिस्सा नहीं है और अभी भी जो है, मैं उनको मेंटली और इमोशनली मोटिवेट करने की जरूर कोशिश करती हूँ। मैं ताल्लुक रखने की कोशिश करती हूँ जहां तक मुमकिन होता है। जो चीज मुझे समझ आ रही होती है, मुझे अंदाजा हो रहा होता है कि कहीं इस वक्त किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, बहुत गिरा हुआ है, तो उसको पूछ नहीं रहा, या कहीं जो यंग बच्चे हैं इनको मुझे लगता है कि इनको थोड़ी सी चीजें सीखने की जरूरत है, तो मैं उनसे ताल्लुक रखती हूँ, उनको मोटिवेट जरूर करती हूँ। जो कुछ मुझे मेरी अक्ल कहती है, जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मेरी समझ में बात आती है, मैं उनको जरूर बताने की कोशिश करती हूँ और वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं। मगर खबर और चीज है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि आप किसी क्रिकेटर को यदि बता सकते हैं, ऑब्वियसली देखें, एक बात जरूर है कि आप तज्जिया जब कर रहे होते हैं तो आपको भी बहुत सारी, यानी आपको सुमराद, हम जर्नलिस्टों को ऑब्वियसली हमें अपने सब्जेक्ट पे अगर ग्रिप नहीं होगी तो हम कैसे बात करेंगे। तो वो ग्रिप लेने के लिए आप मेहनत करते हैं, आप कोचेस के साथ बैठते हैं, आप क्रिकेटर्स के साथ बैठते हैं, आप टेक्निकल बातें सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑब्वियसली आपको असर डालती हैं, आपको बताती हैं, आप वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि अजहर अली को क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए या बाबर रियाज की कलाई कैसे होनी चाहिए या वो टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये मैं बात कर सकती हूँ कि क्या उनका टेस्ट क्रिकेट खेलना अच्छा होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज में, ये मैं बता सकती हूँ। मगर वो नो बॉल क्यों करते हैं और वो नहीं, कहाँ पर उनका, देखिए आपने तो नो बॉल की बात की है, मैंने तो कितनी दफा सुना है ये ऑन साइड पे क्यों मारने चला गया, इसको सीधा खेलना चाहिए था, या आउट स्विंग पे क्यों आउट हो रहा है, बार बार आउट हो रहा है। अब एक जर्नलिस्ट अगर ये बात कर रहा है
देख देख के चले, ठीक है जी, आपने ग्राउंड में देख देख के 25-30 साल 40 साल लगा दिए, आपने देख देख के एक आपको आइडिया हो गया। लेकिन लोग कम से कम ये तो सोचेंगे ना कि यार कभी क्रिकेट खेली नहीं है तो वो क्या, उनको क्या पता कि आउटस्विंग पे क्यों आ रहा है, उसका रीजन। अब आप किसी क्रिकेटर से पूछेंगे, अगर आप मिसाल के तौर पर बैटिंग की बात करते हैं तो आप शादाब कबीर से अगर पूछेंगे, हम ये शादाब बोलेंगे जी आउटस्विंग पे क्यों आउट हो रहा है, तो हम एक सवाल कर देंगे जी आउटस्विंग पे क्यों आउट हो रहा है बताओ तो सही तरह। वो 36 चीजें आपको निकाल के दे देंगे, या बल्ला सही नहीं आ रहा, हेड गिरा हुआ है, पैर सही नहीं चल रहे, बॉडी गिरी हुई है, ठीक है, पाँव की मूवमेंट सही नहीं है, उसको ऐसा खेलना चाहिए था, सामने आना चाहिए था, वो 6-8 चीजें आपको बता देंगे। अभी तो एक चीज पूछने दो, अभी तो एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, वही क्रिकेट से हट के मैं सब ये पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि जो अभी बात कर रही थी आलिया जी के वेस्ट इंडीज के जीतने के बाद आपको क्या लगता है कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पाकिस्तान टीम पे डेवलप होगा या नहीं होगा? हाँ, मेरा ख्याल है, देखिए पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर ये होना चाहिए कि उनको जीतना है, क्योंकि अगर आप इस इंग्लैंड की जो इस वक्त बैटिंग है ये जितनी फ्रेजाइल लग रही है, बावजूद उसके कि रूट आ जाएंगे, उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि हमारे पास ये बहुत गोल्डन चांस है कि हमने जो 3 सीरीज जो है वो बराबर की हैं, हमें जीतना चाहिए, इस दफा हमें जीतना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात जो हैं वो ये है कि देखिए अभी आज वो क्रिकेट बोर्ड ने तस्वीरें भी शेयर की हैं, तो मुझे लग रहा है कि वकार यूनुस खड़े थे वहाब रियाज के साथ, इसीलिए मैंने उनका जिक्र भी किया, तो हो सकता है वो टेस्ट खेल जाएं, ठीक है। और उसके अलावा फिर ये है कि शाहीन शाह जी मैं कहने लगा था बीच में, मैं सॉरी मैं कहने लगा था जब मैं भी टीम के साथ था तो वकार यूनुस वहाब रियाज के साथ काफी होते थे, वो बॉलिंग समझाते रहते थे। अच्छा, सही है, लुकमा अच्छा दे दिया आपने। हमें तो कहते थे तू ना इतना अरसा तू क्रिकेट खेडी है, तेनू मैं की दसा, तेनू तो सब कुछ पता है, 500 आउट करके आए हैं तू। वहां आपने कम खेली है ना यार, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। तो अब ये है कि मुझे इसलिए ये लग रहा है कि वहाब रियाज अगर आ जाते हैं तो थोड़ा सा, आप लोगों का क्या ख्याल है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। हालांकि शाहीन शाह भी अच्छा कर रहा है, फिर नसीम जो है उसका मुझे ये है कि अगर ये जो पिच आपने देखी थी साउथहैम्पटन में जो थी, वहां पे अगर स्विंग नहीं मिल रही थी तो नसीम शाह तो स्विंग बॉलर है, वो अपनी पेस को कितना इस्तेमाल करेगा ये देखना पड़ेगा, और हमें कंडीशंस कैसी मिलती हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप लोगों की क्या राय है कि अगर वहाब रियाज टेस्ट में आ जाता है तो बेहतर होगा, या इन्हीं तीनों के साथ अब्बास और इनके साथ जाना चाहिए? पहले मैं आपको जवाब दे दूं इसका, क्योंकि मैं उनका जवाब जानता हूँ वो क्या जवाब देंगे। मैं तो वहाब रियाज के फेवर में भी हूँ और मैं हफीज के फेवर में भी हूँ, क्योंकि अगर टीम की रिक्वायरमेंट है, हमारी जो मेन इंटेंशन होती है, आप जब जाते हो तो आपकी यही होनी चाहिए कि मैच जीते आप। अगर उनकी जरूरत है तो डेफिनेटली उनको होना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले बोला कि वो डेफिनेटली वो मेरी बात नहीं मानेंगे। हफीज को आप किस नंबर की जरूरत समझ रहे हैं? देखिए, हफीज की स्टेटमेंट की बात मैं कह रहा हूँ, हफीज की जो स्टेटमेंट दी है कि अगर मेरी जरूरत है तो वो खेल सकते हैं, क्योंकि उनका एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो एज ए ऑफ स्पिनर भी कभी अपनी जो है वो जगह बना लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अभी तो जरूरत नहीं है। तो वो उसने स्टेटमेंट इसलिए दी थी कि जो कोविड-19 की वजह से अगर किसी प्लेयर को खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है और अगर कोई इसकी टीम की रिक्वायरमेंट है तो वो डेफिनेटली तैयार है, और एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि अगर उस टीम की जरूरत है तो वो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन आप फवाद आलम और इफ्तिखार अहमद में से किसको खेलते देख रहे हैं? देखिए आलिया जी, मैं फवाद आलम के फेवर में हूँ। एक तो उसकी जो करंट फॉर्म है बहुत अच्छी है, दूसरा आपके मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडेड होना बहुत जरूरी है। आपको पता है एंडरसन है, ब्रॉड भी आएंगे डेफिनेटली वापस। ये वो बॉलर है, जब वो अपनी स्विंग पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो राइट हैंडेड को, ऑब्वियस सी बात है अगर सिर्फ राइट हैंडेड होंगे तो प्रॉब्लम डल सकती है पाकिस्तान टीम को। तो उस अब स्विंग को किल करने के लिए आपके मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन होना चाहिए। और हारिस सुहेल भी लेफ्टी था, वो नहीं है, तो आइडियल सिचुएशन है इस वक्त। लेकिन और ये भी एक बहाना हो सकता है कि इफ्तिखार अहमद जो है क्योंकि ऑफ ब्रेक भी कर लेते हैं तो शायद वो भी, लेकिन खैर यासिर तो होंगे ही टीम में। मिसबा का फेवरेट है, खेल भी सकता है। हाँ बिल्कुल मिसबा, लेकिन टेस्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी। अच्छा आलिया, ऑस्ट्रेलिया में 11 की एवरेज से बनाए थे रन। आलिया मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आप समझा दे मुझे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, क्योंकि लोग तो भी बात सुनते नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, हफीज बोलता है कि मैंने टेस्ट क्रिकेट से एग्जिट ले लिया, ठीक है, उनसे क्वेश्चन होता है
अब एक इंसान अपने मुंह से कह रहा है, मैं सिर्फ आपसे कहने का सवाल का मतलब ये कि जरा मुझे तरीकेकार बताए, एक तरीकेकार होता क्या है। उनसे क्वेश्चन हुआ कि भाई आप जो है, अगर टेस्ट क्रिकेट की आपको ऑफर होगी तो क्या आप खेलेंगे? ठीक है, उनका क्या जवाब बनता था? जब एक बंदे ने एग्जिट ले ली है तो उनका जवाब यही बनता था ना कि नहीं जी, टीम स्टाफ जाने, मैनेजर जाने, कोच जाने, जो भी जाने, 29 लड़के वहां पे गए हुए हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा मसला नहीं है, वो किसी को तब्दील करें या जो भी, मैंने एग्जिट ले लिया टेस्ट क्रिकेट के अंदर से। ठीक है, यहां पे जहां पे इनकी मर्जी होती है वहां पे इनको पाकिस्तान याद आ जाता है, पाकिस्तान के मुद्दा बन जाते हैं ये। वहां क्यों नहीं सोचते कि यार मैंने एग्जिट लिया, अपनी जुबान पे कायम तो रहो कि छोड़ दिए तो छोड़ दिए। यही चीज वहाब की है, जब उन्होंने ब्रेक ले ली, उन्होंने छोड़ दिया टेस्ट क्रिकेट, तो भाई क्यों मिसबा उसके पीछे लगा हुआ है? मतलब मैं फिर ये कहता हूँ कि ये तो फिर पाकिस्तान की टीम ना हुई ना, ये तो अपनी मर्जी की टीम हुई। आप मुझे इसका जवाब दे दें बस। तनवीर, इसका जवाब ये है कि हम इंग्लिस्तान में नहीं रहते और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स को कोई पसंद नहीं करता। अगर हफीज ये जवाब देते जो आप तो कह तभी रहे तो हैं, मुल्क का फिर ये हाल है। बिल्कुल है, अच्छा, मैं एग्री करती हूँ। ये तो बात ठीक कह लिया। अब मैं भी कुछ कह लूं, मेरे यार ख्याल उनका से जवाब तो सुन लेते आसिफ भाई। भाई उन्होंने कह नहीं दिया नहीं ना सही, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ नहीं, उन्होंने जवाब देना था ना यार, मुझे सेटिस्फाई करना था उन्होंने। चले चले नहीं नहीं, चले आ गया। मैं सिर्फ जी वो तनवीर, आपको सेटिस्फाइड करना कोई आसान काम है? यही तो, इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किए, शायद आपकी बात मुझे कोई समझ आ जाए। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि देखिए, यहाँ पे जब आप स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब देते हैं ना कि वो कहता है कि नहीं जी नहीं, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो एग्जिट ले चुका हूँ, तो सब कहते हैं यार ये कितना फजूल आदमी। अभी शादाब ने क्या कहा है कि अगर टीम को आपकी जरूरत है तो फिर यही बनता है कि आप कहें कि अगर टीम को मेरी जरूरत होगी, इस केस में कि हम ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो मेरी खिदमत हाजिर है। प्रोफेशनली स्पीकिंग आप ठीक कह रहे हैं, एक आदमी को साफ कहना मैं नहीं हूँ, मैं टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहा, तो मैं कैसे टीम में आऊंगा? जिस लेकिन बंदे से हमारा मुझे कल्चर, उम्मीद थी ना मुझे सेटिस्फाई करेंगे, उस बंदे ने सेटिस्फाई कर दी है। थैंक यू सो मच। देखिए किसी और आलिया से जी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसने लड़ना ही था मेरे से, उसने देखिए लड़ना आलिया ही जी, था मेरे से। एक बात मैं जरा आपको ऐड कर दूं कि हफीज को अगर आप बात करें ना, बड़ा ब्रेव ब्रेव बॉय है वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जब उसका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया था, तो वाहिद आदमी है जो चुगताई गया था और जाके जी अपना उसके नेगेटिव करवाया। तो ये आसान काम नहीं है, ये तो मतलब वो सर हम चैलेंज क्रिकेट की करता बात रहता है। थोड़ी, ये तो क्रिकेट से हट के है ना यार, हम नहीं तो नहीं, आप क्रिकेट के हिसाब बोल्ड से को बात चैलेंज नहीं करें। नहीं नहीं, वो देखो, चाहे ये आप चुगताई बोल्ड को जाता या चैलेंज सर्विस कर रहे हो रोड ना। के किसी उसमें जाता, कहीं भी जाता भाई। नहीं 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 शादाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी उनके साथ ज्यादती की, खासतौर पे डॉक्टर सुहेल ने बहुत ज्यादती की। जी ज्यादती नहीं की, बल्कि मैं समझती हूँ कि जो प्रोफेशनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये मेडिकल पैनल है ना, ये बिल्कुल जो है ये फारिग लोग हैं। आप देखें कि एक बंदा अगर आपको सुबह सुबह रिपोर्ट अपनी भेज रहा है, तो आप उसके ऊपर प्रोएक्टिव होकर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप उससे जी फौरन हाँ, कॉल क्यों नहीं कर रहे? आप बात करें कि देखो हफीज, अच्छा है तुमने करा लिया, अब ये बात पब्लिक में ना करना, हम इसको देख लेंगे, टैकल कर लेंगे। आई डोंट नो कि ये किस दुनिया में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग रहते हैं। ये अपने तौर पे अज्यूम कर लेते हैं कि खुद ब खुद चीजें हो जाएंगी, और उसके बाद फिर बिल्कुल। बुरा भला भी हम उस प्लेयर को कह रहे हैं कि वो अपने अच्छा आप को क्यों क्लियर कर रहा है ट्विटर पे डाल के। अच्छा, जी तनवीर। आसिफ भाई और शादाब कबीर और आलिया, आपके लिए एक बात है बड़ी जबरदस्त जो मुझे पता चली, कसम से। मैंने 2 दिन पहले सवेरा पाशा के साथ मैंने शो किया, लाइव शो किया। वो मुझे भी पता नहीं था, शायद इनको भी किसी को पता नहीं होगा। उसने मुझे पता क्या बोला, उन्होंने कहती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कोचिंग कोर्स है ना, वो कहीं नहीं किसी और कंट्री में मानते। तो पाकिस्तान मैंने की बोला कौन सी भाई डिग्री आप मानते लाइव, हैं? मैंने बोला आप लाइव बोल रही हैं? कह रही है मैं लाइव बोल रही हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोचिंग कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो बाहर के लिए थोड़ी है, वो तो यहाँ के लिए। हमारे यहाँ तो इंग्लैंड से इस पे बात हो सकती है, ये एक अलग टॉपिक है। नहीं, पाकिस्तान मैंने को वो एक बिल्कुल ये अलग चैप्टर है। मैं आपको 10 कोच गिनवा दूंगा जो 4 लेवल 4 लेवल 3 किए बैठे हैं, पाकिस्तान के काम कर रहे हैं वो। खैर ये एक बिल्कुल इट्स अ सेपरेट डिबेट। लेकिन वो जो बात आपने कि मैं इसको समेटता हूँ आलिया, आपकी हफीज वाली, आपको याद है अभी स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट मैच के बीच में ये कहा कि मुझे ड्रॉप करके गलती की। ये होता है ना कल्चर का डिफरेंस। उसको तो किसी चीफ एग्जेक्टिव ने फोन करके डांट नहीं पिलाई, हफीज को पिलाई, हफीज को डांटा। बल्कि उसके कप्तान ने आखिरी दिन कहा
कि उसने बड़ा अच्छा किया, इसका मतलब है कि उसके अंदर हंगर है अभी। तो ये डिफरेंस, ये डिफरेंस इसका भी जवाब दे दूं आपको? नहीं, ये डिफरेंस जब तक आप नहीं लेके आएंगे आपको सर इसका भी जवाब दे दूं? आपने बात तो कर दी, इसका जवाब भी ले लिया मेरे से। हाँ बोले बोले। सर उसने बात की अपनी परफॉर्मेंस की, उसकी परफॉर्मेंस थी, उसने परफॉर्मेंस में बात की कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अगर हफीज परफॉर्म कर रहा होता और हफीज मीडिया में जाके बैठ के बात करता क्रिकेट की कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी होती है, तो हम कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाते। भाई उसने एक चीज से एग्जिट ले लिया है, उसने एक अपने चीज मुंह से बोला मैंने टेस्ट क्रिकेट अब नहीं खेलनी है, तो क्यों कह रहा मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है? जुनैद खान ने जो टेप लगाया वो परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी, तो सही है ना, तो गलत बोला, उसको सपोर्ट भी तो किया उसने। उसको सोशल मीडिया में लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उसको सोशल मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया। यार देखे, बात सुने उसको बेशक कल्चर बनाना, उसको बेशक हटा दिया, उसने बेशक मुंह पे टेप लगाई है, उसने बेशक मुंह पे जिप लगाई, उसको तो भाई हम तो अपने हक के लिए, सर हम अपने हक के लिए ज़का अशरफ के पास चले गए थे भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किधर घूम रहे हैं आप? हक के लिए आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, लेकिन ज़का अशरफ साहब का जिक्र आ गया है तो मुझे ज़का अशरफ इसीलिए 5 टेस्ट खेल के बाहर हो गए ना, इसी वजह से 5 टेस्ट खेल के बाहर हो गए। हाँ तो ठीक है ना, पीछे पीछे भागने वाले थोड़ी है भाई, अच्छी परफॉर्मेंस करके बाहर हुए ना, 6 आउट। हम पायन वाले नहीं है, इधर देखे, हम पायन की हाल है, पायन की हाल है, वो नहीं है भाई। भाई मैं नहीं पाया, फिर गुजारा भी नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, 80 पंज खेड के बाहर हो गए हुण, देखो 80 पंज खेड के बाहर हो गए हुण, इत्थे मेरा गुजारा हो रहा है ते दूजिया दा गुजारा नहीं हो रहा इत्थे हुण। आलिया आप वो बात खत्म करें, ज़का अशरफ साहब वाली बात खत्म करें, फिर हम प्रोग्राम। मैं ज़का अशरफ साहब से की बात याद ये आया है कि मैंने पीएसएल जो था उसके लिए मुझे सुभान अहमद ने बुला के जो है वो खुद जॉब दी कि जी आप पीएसएल हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ काम करें मीडिया मैनेजर के तौर पे ना। मैं बड़ी खुश हुई, बड़ी एक्साइटेड हुई। ये बात है 2012-13 जब इंडिया का टूर नहीं किया था हमारी टीम ने, तो उसके उन दिनों की बात। तो हमने बड़े प्रोमोज बनाए, हमने बड़ा वो एडवर्टाइजर्स के साथ बैठ के टाइटल बनाया, बड़ी मेहनत की। सलमान सरवर भट्ट साहब जो थे उनके साथ, उनके अंडर हम, बल्कि हम एक ही कमरा शेयर करते थे, बॉबी साहब भी, क्योंकि उस वक्त जगह ही नहीं थी वहां बोर्ड में। तो उसके बाद हालत ये थी कि जनाब वो लोगो बन रहा है तो चेयरमैन साहब टाइम ही नहीं देते थे, तो इतना उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। उसके बाद मैं इतनी बददिल हुई कि फिर मैं जॉब से रिजाइन करके वापस आ गई। तो वो मैं बताना चाह रही थी कि एक्सपीरियंस बहुत सारे मजे के रहे मेरे साथ क्रिकेट बोर्ड में भी। ये तो चलता रहेगा। शादाब कबीर आपने भी सवाल किए, तनवीर आपने भी बहुत सवाल किए, तो आपने भी किए, हमें भी मौका भाई बोलने तो दिया कर यार। अच्छा, बोलने तो दिया करो रे भाई। यार बड़े कमेंट आते हैं मेरे बारे में, अबे भाई बोलने दिया करो, बीच में बोल देते हो, क्या करूँ? सवाल रह गए ना हमारे यार, ठीक हो ना, काफी चीजें हमारी रह गई। खैर इस नशिस्त को हम यहाँ समेटते हैं। हमने काफी बात की आलिया रशीद के करियर पर, और उसके अलावा जो कुछ उतार चढ़ाव आए और जो कुछ देखा मुख्तलिफ अखबार में, आलिया ने वो हमसे शेयर किया और फर्क भी बताया। 2 अदवार का जो फर्क है मीडिया हैंडलिंग का खासकर, वो भी हमें समझाया। और उसके अलावा तनवीर अहमद की भी बहुत सारी बातों का जवाब दिया, जो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। शादाब कबीर आपका शुक्रिया, तनवीर आपका शुक्रिया, आलिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली आसिफ भाई का गल मार के जा ही रहे हो हैं। प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।